हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स। और फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। अगर हमें किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें देखने के लिए भी एक ऊर्जा चाहिए होती है। वो ऊर्जा जो हमें मिलती है वो प्रकाश से ही मिलती है। और हमारे पास क्या हुआ, प्रकाश क्या हुआ, एक प्रकार से प्रकाश क्या हुई, एक प्रकार की ऊर्जा हुई। तो परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस आ जाना। तो प्रकाश का परावर्तन पहला पढ़ेंगे हम प्रकाश। प्रकाश, ठीक है, हेडी डाली प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई दी। हम जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख पा रहे हैं वह ही प्रकाश कहलाता है। अब इसके बाद रहा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं हम ये देखते हैं। अगला हेडिंग हमारे पास प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश की क्वालिटी क्या क्या होती है। नंबर एक क्या होता है? प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर एक क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर एक क्या है? प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर दो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है या निर्वात होता है जहां पर कुछ भी नहीं हो, वायु भी नहीं हो, उस ऊर्जा को बोलते हैं हम निर्वात। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड होती है। काय में? निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट हमारे पास, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला हमारे पास क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला हमारे पास पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अगला पॉइंट हमारे पास है प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देती है। ये प्रकाश के गुण हो गए। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रकाश पढ़ा, उसके बाद प्रकाश के गुण पढ़े। प्रकाश के गुण कहते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर दो, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। उससे अगला पॉइंट है प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अभी हमारे पास प्रकाश, अब पढ़ेंगे परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और आपको सारे इसके PDF नोट्स भी आपको
एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। जब एप्लीकेशन जो देखेंगे आप, उसमें स्टडी मटेरियल में जाएंगे, क्लास सेलेक्ट 10 करेंगे, उसमें आपको ये लिखे लिखा है PDF नोट्स सब हुआ ऐसे मिल भी जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से नोट करना चाहो यहाँ से नोट कर लो, समझना चाहो यहाँ समझ लो, वहाँ से नोट कर लेना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात समझाता हूँ। ये हमारे पास ये मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब ये प्रकाशीय किरण जैसी आ रही है और आने के बाद इससे टकरा कर वापिस जा रही है, वो मेरी आंखों तक तो मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। जब प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई ये रहा, ये कोई पृष्ठ है, ये कोई क्या रहा, ये चिकना पृष्ठ है, कोई ये क्या है, कोई चिकना पृष्ठ है या कोई भी पृष्ठ मान लिया, ये पृष्ठ है। जब कोई प्रकाशीय किरण आती है, जब कोई प्रकाशीय किरण आती है, जब कोई प्रकाशीय किरण, ये प्रकाशीय किरण इस तरीके से आएगी और इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाशीय किरण आती है उसके किरण बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाशीय किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस जा रही है वो परावर्तित हो रही है, इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसे, परावर्तित किरण। जो प्रकाशीय किरण आ रही है उस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है उसे परावर्तित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां पर एक अभिलंब भी बना लेते हैं, ये अभिलंब हो गया बेटा, ये अभिलंब, इस वाले बिंदु को बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे अभिलंब बोला जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे हम लिख लेते हैं। जब प्रकाशीय किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद, किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। जब प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक बात तो ध्यान रखना, मैंने बताया जो प्रकाशीय किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच में जो मैंने ड्रॉ किया, ये बनाया, ये अभिलंब है। तो एक बात ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे हम आपतन कोण, और जिसे लिखेंगे आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे परावर्तन कोण, उसे हम आर से लिखेंगे। ध्यान रखना कौन सा कोण कहां बन गया, ये नोट करके मैं यहां लिख देता हूं। नोट पॉइंट पे ध्यान रखना इस पॉइंट को। नंबर 1, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण, और आपतन कोण को लिखते हैं हम आई से। आपतन कोण कहते हैं।
आपतन कोण कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर दो हमारे पास क्या है, नंबर 2 लिख लेते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को बोलते हैं आर, परावर्तन कोण कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे, उसे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के गुण हो गया, प्रकाश हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा? 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो नंबर 1 नियम पढ़ते हैं हम। नंबर 1 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 1 क्या है? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, या आई कोण और आर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण कौन सा कोण? आपतन कोण आई। आपतन कोण और परावर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण को लिखते हैं हम आर से। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में, कोण आई जो होगा वो कोण आर के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, जितने डिग्री के कोण आपतित होगी ये प्रकाश किरण, उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए, मैं 1-2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, इसको नोट कर लीजिए। अगला है हमारा इसमें अब प्रतिबिंब। अगला हेडिंग हमारे पास है इसमें प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या हुआ? देखो, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरी ये परछाई नजर जा रही है, यह प्रकाश जब आएगा और आने के बाद मुझसे टकरा कर यहाँ रुक गया, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा वहां पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी
किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाशीय किरण किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर दो जो होता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। नंबर दो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो होता है आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम अब डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मतलब बाद, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरा हमारे पास है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसे हम देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमारे पास होता है, तो हमने पढ़ लिया वास्तविक प्रतिबिंब। अब दूसरा हमारे पास है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है ये देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब जब प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारे पास जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास है अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, एक तरफ डाल देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब इनमें अंतर देखते हैं, और एक हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखिए। तो हमारे पास इसे क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता और यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ये प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ये प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है। इसे आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद बाकी आगे। अगला है हमारे पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। नंबर एक अवतल दर्पण,
नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है। नंबर एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, यानी कि हमारे पास अगर प्रकाश का परावर्तन, यदि प्रकाश का परावर्तन क्या हो, दबे पृष्ठ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन, यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे मेरे पास ये कोई दर्पण है, अगर मैं, ये उभरा हुआ पृष्ठ होता है, ये दबा हुआ पृष्ठ होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से, प्रकाश ऐसे आए और टकराने के बाद इधर को निकल जाए, यानी कि दबे हुए तरफ से जाए, तो वो होगा अवतल दर्पण। और इसके जो उभरा हुआ तल जो होता है उस पर पॉलिश हुआ होता है, जिससे प्रकाश बाहर नहीं जाए, पूरे प्रकाश को ये अवशोषित करके वापस ला देती है। ये दर्पण हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, इधर से प्रकाश टकराए तो वो अवतल दर्पण होगा। अगर प्रकाश उभरे हुए तल से टकराएगा तो वो उत्तल दर्पण होगा। तो हमारे पास अगला है उत्तल दर्पण। क्या हमारे पास? उत्तल दर्पण। अगर प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, दबे हुए तल से होगा, तो अवतल दर्पण होगा। और यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार के दर्पण कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किधर से हो, उभरे हुए पृष्ठ। जैसे मेरे पास ये रहा दर्पण, इसमें जो पॉलिश होगा वो दबे हुए तल पे होगा, दबे हुए तल पे पॉलिश कर दिया मैंने। देखिए परावर्तन जो होगा, इस तरीके से प्रकाश की किरण आएगी और ऐसे हो जाएंगी। प्रकाश का परावर्तन किधर से हो, उभरे हुए तल से हो, तो वो दर्पण जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। वो कौन दर्पण होता है? वो दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो हमने अवतल दर्पण पढ़ लिया, हमने समतल दर्पण पढ़ लिया, उत्तल दर्पण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं और पढ़ लेते हैं। अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आगे देखते हैं हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पणों संबंधित परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। तो इसके सारे नोट्स मैंने पीडीएफ नोट्स मैंने सब डाल दूंगा मैं एप्लीकेशन में। आप प्ले स्टोर में जाकर स्मार्ट माइंड कोचिंग सेंटर सर्च कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें जाके आप बैच बनाइए, बैच सेलेक्ट कीजिए, 10 क्लास में आइए। 10 क्लास में सेलेक्ट करने के बाद आप स्टडी मटेरियल में आइए। स्टडी मटेरियल में आप सब्जेक्ट देखिए फिजिक्स, वहाँ जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और इसका वीडियो लेक्चर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। नंबर 1 होता है दर्पण का ध्रुव। नंबर 1 क्या है? दर्पण का ध्रुव। नंबर 1 है हमारे पास दर्पण का ध्रुव।
दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? अगर मेरे पास, पहले मैं समझा देता हूँ ये सारा, आप इन सब की परिभाषाएं मैं सिर्फ समझा देता हूँ, आप जो PDF नोट्स डाउनलोड करके वहां से आप इसे नोट कर सकते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? अगर मेरे पास कोई दर्पण है, ये मान लिया मैंने, ये दर्पण रहा, एक दर्पण ये रहा और एक दर्पण ये रहा। अगर मैं इधर इसके पॉलिश कर दूं, तो इधर मैंने पॉलिश कर दिया तो इसलिए क्या हो गया? अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। और मैं इसके अंदर पॉलिश कर दूंगा तो, इसके अंदर पॉलिश कर दिया जाए, इसके अंदर पॉलिश कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर मैं इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश करूंगा तो अवतल दर्पण होगा, और अंदर की ओर करूंगा तो उत्तल दर्पण होगा। तो कह रहा है दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इसकी सारी डेफिनेशनें जो है वो आपको PDF नोट्स में मिल जाएंगी, PDF डाउनलोड करना, वहां से नोट कर लेना, कॉपी में सब मिल जाएगा। दर्पण का ध्रुव कहलाता है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसका ये हो गया। और दर्पण, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारे पास वक्रता केंद्र। अगला क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र जिस बिंदु से, जैसे यहां रखा C, और इस तरीके से हमने बनाया, यहां रखा C, ये कंपास की नोक को ऐसे बनाया, जिस बिंदु से दर्पण को बनाया जाता है, जिस बिंदु से दर्पण को बनाया जाता है वह उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर मैं कंपास की नोक रख के ऐसे बनाऊं तो ये क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र, जहां पर कंपास की नोक रखी जाएगी। और मैं इसे यहां से बनाऊं तो इसका वक्रता केंद्र। जिस बिंदु से दर्पण को बनाया जाता है वह उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला हेडिंग हमारे पास नंबर 3 है मुख्य अक्ष। अगला क्या हमारे पास? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव को P से लिखते हैं। और मुख्य वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अगला हमारे पास है फोकस बिंदु। क्या है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, कि चले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इधर से चलेगी। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर वापस जाती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अवतल में ये होगा, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर वापस जाती है अवतल दर्पण में, और उत्तर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु का F से लिखते हैं। अगर कहे कि फोकस बिंदु की परिभाषा लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर वापस जाती है, अर्थात वापस आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अगर पूछे अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की परिभाषा दीजिए तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर वापस जाती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और अगर पूछ रहे उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु की परिभाषा दीजिए तो हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से वापस आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो आगे आप देखते हैं हम फोकस बिंदु हो गया। अगला हमारे पास है नंबर 5 फोकस दूरी। अगला क्या हमारे पास? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? देखो, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, यहां पर पढ़िए, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। अगला रहा हमारे पास वक्रता त्रिज्या। क्या रहा हमारे पास? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखिए, वक्रता त्रिज्या देखिए, अब वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला हमारे पास है, अगला हमें नोट करके याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f का जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर r/2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और अगली वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इतना हमने समझा दिया पूरा, इसे सही करके तैयार कीजिए, इसे याद कीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने बता दिया, ऐप प्ले स्टोर में एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाने के बाद स्मार्ट माइंड कोचिंग सेंटर को सर्च करेंगे, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टडी मटेरियल में जाएंगे। स्टडी मटेरियल में आपको अपना क्लास मिलेगा, वहां पर जाके आप फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे, फिजिक्स में जाकर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।